हेलो क्लास 10, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10, आज मैं आप लोगों को वाच्य का कर्मवाच्य बता रही हूँ। मैंने आप लोगों को कर्तृवाच्य के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बता दिया है और मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को कर्तृवाच्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज हम कर्मवाच्य को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कर्मवाच्य में हम वाच्य को किस तरह से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मतलब क्या होता है? कर्म, आपको मैंने अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं पढ़ाई हैं। तो जिसमें कर्म होता है वो कर्म सकर्मक क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने अकर्मक सकर्मक आप लोगों को शुरू में इसीलिए पढ़ाया था कि जब आप कर्मवाच्य को पढ़ें तो आपको ये दिक्कत ना हो कि कर्म क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही इसीलिए बता दिया था। तो देखिए, कर्मवाच्य, इसमें जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार बदलती है। पहला जो आप लोगों ने पढ़ा कर्तृवाच्य, उसमें जो क्रिया होती है वो कर्ता के हिसाब से बदलती है, लेकिन इसमें जो क्रिया होती है वो कर्म के आधार पे बदलती है। ठीक है, तो जहां भी क्रिया कर्म के आधार पे बदले वहां क्या होता है? कर्मवाच्य। एक बार देख लीजिए, जहां क्रिया कर्म के आधार पर, जहां क्रिया कर्म के आधार पर बदलती है वहां कर्मवाच्य होता है। ठीक है, इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहां क्रिया कर्म के आधार पे बदलती है वहां पे कर्मवाच्य होता है। और इसमें इसको समझने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि कर्म क्या होता है। तो आप पहले वाली वीडियो अगर कर्तृवाच्य वाला देखेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए रीता खाना बनाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रीता खाना बनाती है। तो यहाँ पे जो रीता है, अगर राम, अगर यहाँ पे मैंने राम कर दिया, राम खाना, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रिया को चेंज होना पड़ेगा। यानी ये जो वाक्य है वो आपको कर्तृवाच्य में देखने को मिलेगा। यानी आपको पहचानने के लिए मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि जब यहाँ पे हम लोग कर्ता को टच करेंगे तो हमारी क्रिया भी बदलेगी। यानी ये कहाँ का नियम है? ये कर्तृवाच्य का नियम है। ये आपको पहले मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब इसके आधार पे अब हम यहाँ पे जो क्रिया है वो इसके आधार पे बनाता है हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम इस तरह से हम ट्राई करेंगे, हम देखेंगे हमारे सामने जो भी वाक्य आएगा उसको हम देखेंगे कि कौन सा उसका क्रिया और कर्ता दोनों का हम अगर मतलब रूपांतर करते हैं तो हमको वही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे इसको ज्यों ही हम लोग बदलते हैं त्यों ही हमारी क्रिया बदलती है, तो वो हमारी कर्तृवाच्य में जाती है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट लेवल यानी अब हम कर्मवाच्य पे आते हैं, इसको मैंने इसलिए बताया ताकि आप आगे जो मैं बताऊं तो आप कंफ्यूज ना हो। अगला देखिए, अब हम कर्तृवाच्य का उदाहरण देखते हैं। जैसे ये कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया वो कर्तृवाच्य का था। देखिए, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक, तो राम द्वारा, राम क्या है? यहाँ पे पुल्लिंग है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, और यहाँ पे पढ़ी जाती है, क्या आ गया? स्त्रीलिंग, यानी क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन ये परिवर्तन अब आपको ये समझ, पहले मैंने इसलिए बताया कि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होंगे। देखिए, राम पुल्लिंग है लेकिन यहाँ क्रिया क्या हो जाती है? स्त्रीलिंग हो जाती है ना एक ही वाक्य में। लेकिन जब हम कर्तृवाच्य पढ़ रहे थे तो राम को हम, जैसा राम पुल्लिंग था तो हमारी क्रिया भी
पुल्लिंग थी, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है, यानी राम पुल्लिंग है लेकिन आपकी क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कर्म है। कर्म क्या है, पुस्तक, यानी पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है। तो हमारी जो क्रिया है वो किसके आधार पे बदल रही है, कर्म के आधार पे, ठीक है। यानी जब हमारी क्रिया कर्म के आधार पे अपने रूप का रूपांतर करे तो वहां पे कर्मवाच्य होता है, ठीक। यानी कि हमारी क्रिया इस पुस्तक के आधार पे, अब यहाँ राम हो या सीता हो या नाना हो या चाचा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो क्रिया आपकी बदलेगी वो केवल और केवल कर्म के आधार पे बदलेगी, ठीक। अब इसको ये समझ लीजिएगा कि जहां भी जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार बदले, मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया है, तो वो कर्मवाच्य होता है। अब देखते हैं कि इसकी पहचान हम कैसे कर पाते हैं, उसके बारे में हम आते हैं। तो देख लीजिए इसकी पहचान हम कैसे कर पाते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए कर्मवाच्य की पहचान, पहला पॉइंट क्या होता है, कर्ता के हिसाब से क्रिया नहीं बदलेगी, वो कर्म के हिसाब से बदलेगी, ठीक है। जो वहां पे मैंने, यानी जो क्रिया होगी, क्रिया कर्म के अनुसार होगी, ठीक है। क्रिया कर्म के अनुसार होगी और कर्मवाच्य में हमेशा कर्म रहता है, वो कभी भी अकर्मक नहीं होता है। लेकिन जब हम कर्तृवाच्य पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि वहां क्रिया कर्म के साथ भी रहती है और कर्म के बिना भी रहती है, ठीक है। अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया होती है, लेकिन इसमें आपको कर्म को रहना ही होगा, यानी कर्म यहाँ पे हमेशा रहेगा। ये इसकी पहचान है, यानी क्रिया कर्म के अनुसार होगी। दूसरा, इसमें से या के द्वारा, से या के द्वारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हमेशा लगभग से या के द्वारा, और इसमें जा धातु, तीसरा पॉइंट है इसमें जा, यानी हर जगह ये जो जा है आपका, इसका प्रयोग मिलना ही मिलना है। और ये लगभग मिलता है, जरूरी नहीं है कि ये मिलेगा, लेकिन जा धातु का प्रयोग होता है। समझ में आ गई तीनों चीजें, यानी क्रिया कर्म के अनुसार होगी, से या के द्वारा दिखाई देगा, यानी वो रहेगा ही रहेगा, और जा धातु का प्रयोग रहेगा। और एक और पॉइंट है, यानी जो आपका कर्म रहेगा ना बेटा, उसी के अनुसार आपकी क्रिया रहेगी। यानी अगर आपकी क्रिया अगर स्त्रीलिंग है तो आपका कर्म भी स्त्रीलिंग ही होगा। अगर आपकी क्रिया पुल्लिंग है तो आपका कर्म भी पुल्लिंग होगा, ठीक। अगर आपकी क्रिया बहुवचन है तो आपका जो कर्म होगा वो भी लगभग बहुवचन होगा। ये इसमें चीजें हैं, तो इसको पहचानने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमको ये पता होता है कि के या से या के द्वारा जो है वो लगभग इन वाक्यों में मिल जाता है, तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये कर्मवाच्य है। लेकिन अब जब इसके बाद जो आप वाच्य पढ़ेंगे, यानी भाववाच्य, तो इसमें और भाववाच्य में ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देन हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये कर्मवाच्य मैंने आपको बता दिया, अब भाववाच्य को आप समझ लेंगे तो दोनों में अंतर करना कैसे है वो आप सीख जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वाच्य में कोई प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम लोग भाववाच्य को देखते हैं, ठीक है। भाववाच्य, तो अब मैं भाववाच्य के बारे में आपको बता दूं। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब भाववाच्य देखिए इसकी परिभाषा जो होती है वो क्या होती है। जहां वाच्य बिंदु न तो यहाँ पे कर्ता होगा, न तो कर्ता हो न कर्म, ठीक है। जहां वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो, मतलब न कर्ता के हिसाब से क्रिया बदले, और न कर्म, और ना ही क्रिया जो है वो कर्म के हिसाब से बदले, केवल क्रिया का भाव ही मुख्य हो, यानी क्रिया ही मेन हो, ठीक है।
वहां पे उसे ही भाववाच्य कहा जाता है। अर्थात कहने का ये मतलब है, जहां जो आपका क्रिया है वो न तो कर्ता को देखे ना ही कर्म को देखे, न कर्ता के हिसाब से बदले ना ही कर्म के हिसाब से बदले, तो वहां पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। ठीक है, ये किसी को नहीं कुछ समझता है, ये खुद अपना ही रूपांतर करता है, मतलब अपने को महत्वपूर्ण बताता है जो भाववाच्य है। ठीक, और इसमें देखिए, इसमें भी आपको से और के द्वारा, मैंने अभी आपको बताया कि कंफ्यूजन यहाँ पे होगा। ठीक, इसमें भी से और के द्वारा आपका रहता है। ठीक, अब यहीं पे कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि कर्मवाच्य में भी वही है, कर्तृवाच्य में, भाववाच्य में भी वही है, तो हम जाएं तो जाएं किस तरफ जाएं। तो ये कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर दे रही हूँ। इसका आपको एक इसका उपाय यही है कि जब आप इसको बदलें, मान लीजिए भाववाच्य का आपको पूछा जाए कि भाववाच्य इसमें से क्या है, या फिर भाववाच्य के बारे में कोई एक सेंटेंस दिया हो, कोई एक वाक्य दिया हो, तो उसमें भाववाच्य को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, भाववाच्य को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, पहचान मैं आपको बता दूं। यहाँ पर भाववाच्य में जो क्रिया है वो हमेशा अकर्मक होती है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें न कर्म तो रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें कर्म का रहना ही नहीं है। और दूसरा चीज पुल्लिंग होगा, यानी वो किसी भी हालत में जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग होगी। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या है, अकर्मक क्रिया, यानी कर्म नहीं रहेगा, हमेशा पुल्लिंग होगा। और एक तीसरा पॉइंट है, एक वचन में हमेशा क्रिया क्या रहेगी, एक वचन। जहां आप ये तीनों टॉपिक पा जाएंगे, आपको वही लग जाएगा कि आपका जो वाच्य है वो भाववाच्य। ठीक है, यानी कर्म नहीं रहेगा उसमें, हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, और उसका जो क्रिया होगा वो हमेशा पुल्लिंग में रहेगा, चाहे वो बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो, मतलब जो भी मतलब कुछ भी हो, उसमें हमेशा उसका जो क्रिया रहेगा बेटा वो पुल्लिंग में होगा, और हमेशा एक वचन में होगा। जैसे कर्तृवाच्य में हम लोगों ने देखा ना कि क्रिया को, जब कर्ता को हम लोगों ने चेंज किया तो क्रिया भी चेंज हुई। कर्म में अगर कर्म मान लीजिए एक वचन है तो हमारी क्रिया भी एक वचन के आधार पे हुई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये ना कर्ता को देखता है और ना ही कर्म को देखता है, ये सीधे खुद बदलता है। और खुद बदलने का मतलब है कि ये 3 पॉइंट पे बदलता है, एक अकर्मक क्रिया के हिसाब से, और इसकी क्रिया जो है वो पुल्लिंग होती है, एक वचन, और एक चौथा भी पॉइंट है अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे। देखिए, बच्चों द्वारा सोया जाता है, बच्चों क्या है, बच्चों क्या है, बहुवचन है, तो बच्चों द्वारा सोया जाता है, लेकिन आपकी क्रिया क्या है, जाता है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें देखिए, कर्म को खोजिए, कर्म आपको दिख रहा है कहीं, बच्चों द्वारा सोया जाता है, क्या सोया जाता है, आंसर नहीं आ रहा है। कौन सोया जा रहा है, किसको सोया जा रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। यानी जहां पे कर्म ही नहीं है वहां पे आंसर आपको कैसे आएगा, तो ये हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब चला जाए, अब चला जाए, अब ये चला जाए जो है चलना क्रिया है, चला जाए मतलब अगर हम समूह में भी चल रहे हैं, किसी के साथ भी चल रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि चलो चला जाए, ये वाक्य नहीं, ये वाक्य गलत होगा। हम लोग ये कहेंगे कि अब चला जाए, मतलब सभी लोग साथ में जा रहे हैं तो भी एक ही वचन, और अकेले जा रहे हैं तो अब चला जाए। तो ये इस तरह से एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष हमेशा रहता है। मुझसे बैठा नहीं जाता, एक पॉइंट और है, इसमें नहीं का भाव मिलता है, यानी आपकी फीलिंग, यानी आपके अंदर के भाव, यानी मैं कह सकूं तो जैसे कि हमारे अंदर से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, ये ऐसे कुछ शब्द आएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर वो नहीं में आ गया तो आप तुरंत भाववाच्य में ही मार दें, ऐसा नहीं होता है। उसमें ये आपको देखना होगा कि आपका ये जो है क्रिया जो है वो एक वचन हो, पुल्लिंग हो, अन्य पुरुष हो, और अकर्मक। मुझसे बैठा नहीं जाता, क्या नहीं जाता, किससे नहीं जाता, कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो जहां पे कर्म नहीं है यानी अकर्मक क्रिया है, वहां पे हमेशा भाववाच्य होता है। जहां वो क्रिया पुल्लिंग होती है, एक वचन, अन्य पुरुष। यही पॉइंट आपको अगर अच्छे से याद रहे तो मुझे नहीं लगता कि आपको भाववाच्य के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको ये
भाववाच्य और कर्मवाच्य में अंतर करने का सही तरीका आपको मिल गया होगा। तो देखिए एक बार मैं फिर रिवाइज कर दूं। कर्मवाच्य में के और से द्वारा रहता है, लेकिन वो कर्म के साथ रहता है, ठीक है। और भाववाच्य में के और से द्वारा रहता है, लेकिन वो कर्म के बिना रहता है और हमेशा उसकी क्रिया, भाववाच्य की क्रिया पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी, अन्य पुरुष होगी। ये आपको दिमाग में अगर आप लोग अच्छे से रख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन, वाच्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यू दूंगी और जो आपको मैं कुछ ही दिनों में जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं बना के दूंगी और आपको उसमें भेद करना मैं बता दूंगी, क्योंकि जितना हम उदाहरण को अच्छे से पढ़ पाएंगे और उदाहरण के साथ पढ़ पाएंगे उस तरह से परिभाषा से हम नहीं सीख पाते हैं। लेकिन जब हमारे पास उदाहरण होते हैं तो हम उसको जब आंसर उसका पता करते हैं तो हमारा दिमाग ये होता है कि अच्छा इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो वो जल्दी वीडियो आपके पास आएगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।